हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सारे लोग फ्रेंड्स जल्दी से आ जाइए। जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथियों तक ये क्लास पहुंच जाए। बहुत सारे लोग जो पिछली क्लासेस कर चुके हैं उनको ये पता होगा ये जो सेशन आगे चल रहा है ये आपके पूरे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पूरा फास्ट रिवीजन है। क्योंकि आगामी एग्जाम जो आपको 10 तारीख को कंडक्ट होने वाला है यूपीएससी का, उसके पहले हम लोग तो बहुत पूरे साल भर विस्तार से कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से लगातार विश्लेषण करते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के जस्ट पहले एक बार पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन होना बहुत जरूरी है और उस रिवीजन के समय सारे तथ्य एक बार हमारे दिमाग में रिमाइंड हो जाना चाहिए, रिकॉल कर लेना चाहिए आपको। इससे क्या होता है कि जब वही तथ्य आपके कॉन्सेप्ट के रूप में स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे तो आपको सारे तथ्य याद रहते हैं कि प्रश्न कहां से कैसे बनेंगे। और वही मैंने प्रयास किया है पिछले 7 से 8 क्लास जो आपको प्रोवाइड की गई कि ताकि एग्जामिनेशन के पहले आपको पूरे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक फास्ट रिवीजन कराया जा सके। इसके लिए ये मुहिम चलाई गई है। क्लियर? तो आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं की, पिछली क्लासेस जरूर करिएगा। मैंने कार्यपालिका भी कराया, विधायिका भी कराया, न्यायपालिका भी कराया और उसके बाद आपका मूल अधिकार भी हुआ। आज निदेशक तत्व होगा। निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य एक साथ होगा। उसके बाद प्रस्तावना, राज्यों का पुनर्गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान की विशेषताएं एक साथ होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अपनी क्लास की तरफ। पहले कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में मैं बस आपसे इतना डिस्कस करना चाहूंगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो सबसे रेगुलर बैच जो हमारे साथ चलते रहते हैं, एवरी वेडनेसडे को न्यू बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। और इस यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद ये समय भी सही आ गया है कि आपको अगले यूपीएससी के लिए 2022 के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहां पर 2 प्रकार के कोर्स होंगे आपके। एक होगा आपका आइकॉनिक, एक होगा आपका प्लस। आइकॉनिक में आपको पता है यहां बेसिक्स के साथ आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। ये सबसे मुख्य बात है। यहां पर जो आपको मिलता है वह है पर्सनल गाइडेंस। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के समय गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है कि कहीं आप अपने लक्ष्य से विचलित तो नहीं हो रहे हैं, क्या सही ट्रैक पे आप अपनी तैयारी को आगे लेके चल रहे हैं या नहीं, आंसर राइटिंग आपकी रेगुलर हो रही है या नहीं, कौन कौन से सिलेबस को आपने कंप्लीट किया, कौन कौन सा बचा हुआ है, किस टॉपिक पे कितना हमें समय देना है, किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है। इसके लिए जो प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो सेल्फ से जो काम हम 2 साल में करते हैं, गाइडेंस के बाद वही काम आप 1 साल में कर पाते हैं। इसलिए पर्सनल गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस में सारी चीजें मिलेंगी। यहां भी आपको जीएस का पूरा प्रीलिम्स के साथ आपका मेंस, ये दोनों आपको यहां पे कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो यहां आपको ऑप्शनल क्लास भी मिलती है। लेकिन दोनों को फीस में डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे अलग से एक एजुकेटर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ चीजें और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिलती हैं। अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, प्लस का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वह 40,500 उसकी फीस है। 1 ईयर के लिए 49,500, 2 ईयर के लिए 72 और 3 ईयर के लिए 90,000। लेकिन हमारे रेफरल कोड का यूज करेंगे, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक रेफरल कोड मांगेगा आपसे। उस रेफरल कोड में जब आप हमारा रेफरल कोड इमरान 23 का यूज करेंगे तो इमरान 23 का यूज करने के बाद आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और 10% के डिस्काउंट के बाद जो फीस आपकी 40 थी वो 36 हो जाएगी, जो 49 थी वो 44, जो 72 था वो 64 और जो 90 था वो 81,000 रुपए हो जाएगा। ये आपके प्लस का सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं तो आइकॉनिक में आपका 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। यहां पर आपका 6 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। यहां पर आपका 6 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। यहां 1 ईयर, 2 ईयर और या 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो हमारे रेफरल का यूज करिए, इमरान 23 का, और हमारे रेफरल का यूज करने के बाद आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपकी फीस ये हो जाएगी क्रमशः 67,000, 1,04,000 या 1,38,000। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं, अगर इस भी सब्सक्रिप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराती है लोनिंग सिस्टम अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
और लोनिंग सिस्टम में आपको यहां जाकर के आप क्लिक करिएगा, इस लिंक पे जाकर के आप क्लिक करिएगा तो सीधा अप्लाई हो जाएगा लोन के लिए। और लोन के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी हमारी फाइनेंस टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे बात करेगी। वहां पर आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस इस लोनिंग सिस्टम के लिए नहीं देना पड़ता है, न ही कोई इंटरेस्ट रेट होता है। ये 2 घंटे में इसका अप्रूवल होता है। कोई भी हिडन चार्ज आपसे भी अलग से नहीं लिया जाता है, लेकिन एक मिनिमम पेपर वर्क आपको पूरा करना पड़ता है। क्या? एक मिनिमम पेपर वर्क पूरा करना पड़ता है। वो मिनिमम पेपर वर्क क्या है? 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का सिविल आपका ठीक होना चाहिए। अगर यहां सिविल ठीक है तो आसानी से 2 घंटे में आपका लोन हो जाएगा, जिसमें छोटी छोटी ईएमआई के माध्यम से आप अपनी फीस पेड कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप कोई कॉम्बो पैक लेते हैं तो कॉम्बो पैक में आपको अनअकैडमी की तरफ से 20 बुक्स प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल। और यह स्टडी मटेरियल पूरा यूपीएससी बेस्ड पर आधारित है, जिसमें जनरल स्टडी के पेपर 1 के सारे पार्ट, पेपर 2 के, पेपर 3 के और 4 पेपर के, चारों पूरा पार्ट के यूपीएससी का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीटली जितना पढ़ना है उतना ही आपको यहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ हम सीधा अपने क्लास में बढ़ेंगे और देखेंगे अपने मोटिवेशनल कोर्स को। आज का मोटिवेशनल कोर्स क्या है कि जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। जो तारा होता है वो दिन में नहीं चमकता, और रात को ही चमकता, अंधेरे में चमकता है। तो अगर आपकी जिंदगी में अंधेरापन आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसी अंधेरे में आप चमकेंगे, बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। तो यह आपका मोटिवेशनल कोर्स था। इसी के साथ हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे और आज हमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के निदेशक तत्व, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, 3 को एक साथ हम रिवीजन करेंगे 45 मिनट की क्लास में। क्लियर? तो सब लोग जल्दी से आ जाइए और भी लोगों को आप लोग शेयर करते रहिए क्लास, ताकि सभी साथियों तक क्लास ये पहुंच जाए। चलिए, पहला पॉइंट, राज्य के निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? राज्य के निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? यह विशेषता इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। डॉक्टर, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। वैसे तो अगर बात की जाए निदेशक तत्वों के लिए, इसकी बड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। केटी सास जैसे वैज्ञानिकों, विद्वानों ने इसकी बड़ी आलोचनाएं की हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके संबंध में क्या कहा? भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता की संज्ञा इसको दी थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में। क्यों? क्योंकि भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। फुल फॉर्म इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। इसको हिंदी में आप निदेशक तत्व कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। और इस राज्य के नीति निदेशक तत्व को वेलफेयर स्टेट की संकल्पना आपको यहीं पर मिलती है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जहां राज्य कानून व्यवस्था को लागू करने के अलावा सभी वर्गों के कल्याण की बात करती है, विशेषकर वंचित वर्गों की। कल्याण का मतलब हुआ उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह आवास हो, चाहे वह उनकी प्राकृतिक पर्यावरण की स्थितियां हो, जो भी उनको समान जीवन में, दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी सरकार कार्य करती है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नियम और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ इस सारी व्यवस्थाओं को भी पूरा करती है। तो ऐसे सरकार को या ऐसे शासन प्रणाली को या ऐसे राज्य को एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट मिलता है हमारे संविधान में, वह भाग 4 के अंतर्गत निदेशक तत्वों में मिलता है। एकदम यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं, ताकि हम अपने देश के भीतर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है?
ताकि हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। इसके लिए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। कई बार एग्जामिनेशन में फंसाया जाता है, यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र को दे देता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य तो मूल अधिकार में आपको मिलता है, लेकिन निदेशक तत्वों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि हम लोग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करें। आगे बढ़ते हैं। निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि स्रोत पूछा जा रहा है। इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड ने इसे कहां से लिया था? तो इसको स्पेन से लिया था। लेकिन कई बार कहते हैं कि भारत नीति निदेशक तत्वों को भारत शासन अधिनियम 1935 में था, 1935 में लिया गया था आयरलैंड से। तो आयरलैंड 1935 से लिया गया है, बहुत बार कहा जाता है, लेकिन 1935 में जो भारत शासन अधिनियम में निदेशक तत्व की संकल्पना आई थी, उस समय लिया गया था आयरलैंड से ही। इसलिए हम इस संकल्पना को कहां से मांगते हैं कि ये निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। क्लियर? अगला पॉइंट, एक स्टेटमेंट का सवाल आया है कि राज्य के निदेशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किए जाने का मतलब आप समझते हैं? मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान सभा के द्वारा सरकार को बहुत सारे सकारात्मक या पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए गए। उन निर्देशों का पालन किया जाना सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया, उसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। अब वह सरकार की इच्छा पर थी, उसका पालन करे या ना करे। इसीलिए केटी शाह ने कहा यह ऐसा अधिकार है जो, या एक ऐसा चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार है कि बैंक चाहे तो उसका भुगतान करे या ना करे। तो इसलिए केटी शाह ने कहा था, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह। आगे बढ़ते हैं। किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फ्रेंड्स कि इसके स्टेटमेंट को लेकर के, तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, लेकिन केटी शाह का तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है जो स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन कई बार यह भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने निदेशक तत्वों की संज्ञा दी है, निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। एक विधिवेत्ता रहे पश्चिम के, इन्होंने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। पहला, केटी शाह ने कहा यह एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान करना बैंक की सुविधा अनुसार। यह आलोचनात्मक स्टेटमेंट था, लेकिन एक सकारात्मक स्टेटमेंट के रूप में आप ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी, कि किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। और निदेशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने कहा? निदेशक तत्वों को भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने कहा था? यह कहा था टीटी कृष्णामाचारी। नाम सुना होगा आपने, टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी का नाम आपने तब सुना होगा टीटी कृष्णामाचारी का आपने नाम तब सुना होगा, ध्यान रखिएगा, कि 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद प्रारूप समिति में टीटी कृष्णामाचारी को चुना गया था। इन्हीं टीटी कृष्णामाचारी ने निदेशक तत्वों के बारे में क्या कहा कि निदेशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दिया था टीटी कृष्णामाचारी ने। ये तीनों स्टेटमेंट याद रहेंगे और ये तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर मैं भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहला आपका जोड़ा गया आर्टिकल 39A, दूसरा जोड़ा गया आर्टिकल 43A, फिर आपका जोड़ा गया आर्टिकल 48A। ये 3 ऐसे आर्टिकल थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे डीपीएसपी में जोड़े गए हैं। 45E में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात किया गया है। 43E में कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाने की बात कही गई है। 48A में वन, जीव, पहाड़, नदियां, झील, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार को दिया गया 48A के माध्यम से।
48A के माध्यम से। इतनी बातें फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो यह बात कही गई है आर्टिकल 39 में ही कही गई है, लेकिन वो आर्टिकल 39 ये नहीं होगा। ये आर्टिकल 39 जो आपका पहले ही तो संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, ये हमारे मूल संविधान में था। लेकिन इस आर्टिकल 39 में कुल मिलाकर 6 बातें हैं, ए बी सी डी ई, या आप एफ भी कह सकते हैं। इसमें ए में कहा गया स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। देश का संसाधन जो होंगे उसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। देश के साधनों का जो संसाधन है उसका जनहित में प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसका जनहित में प्रयोग किया जाएगा, लोगों के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। और जो उत्पादन के साधन है उसका विकेंद्रीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन होगा। और डी वाले पार्ट में कहा गया है समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 39 डी में ये बात कही गई। और आर्टिकल 39 ई में क्या कहा गया है? नागरिकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। और एफ में कहा गया है बचपन और यौवन को, यूथ एंड चाइल्डहुड को शोषण से बचाने की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार को होगी। तो आर्टिकल 39 के तहत वो आर्टिकल 39 जो हमारे मूल संविधान में था, जो बाद में जोड़ा गया वो 39A है। ये आपका स्मॉल में होगा, ये 39A दूसरा है। लेकिन जो ये आर्टिकल 39A कैपिटल में लिखा जाएगा ये स्वतंत्र आर्टिकल है। इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्लास उनके लिए बहुत सारगर्भित होगी जिन्होंने पॉलिटी को एक बार पढ़ लिया है, अंतिम समय में महज 10 से 12 घंटे में पूरी पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पैनासी है, रामबाण साबित होगा। लेकिन जिन्होंने पॉलिटी को नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा समस्याएं होंगी क्योंकि सारी बातें उनको नहीं लगेंगी। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है तो आपको लगेगा कि सर बहुत छोटे समय में ही सब कुछ रिवाइज हो गया। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट वही क्लास देख रहे हैं कि जिनका एग्जाम आगे है, लगभग एक बार पॉलिटी को पढ़ें। ये पॉलिटी पढ़ाने के लिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं अंतिम समय में रिकॉल करा रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन के पहले पूरा का पूरा रिवीजन एक बार आपके साथ कर लिया जाए। चलिए, तो राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है? यह अनुच्छेद 44 के तहत। एक समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में है, लेकिन यह अनुच्छेद 44 आज आजादी के इतने दिन बाद भी लागू नहीं किया जा सका। केवल एकमात्र ऐसा राज्य है, वह है गोवा, जहां पे एकमात्र आपका एक समान नागरिक संहिता लागू है। कहां पर? केवल गोवा में एकमात्र राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई है, लेकिन इसको भी संवैधानिक दर्जा बहुत आगे जाकर के मिलता है। आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, तब जाकर इनको संवैधानिक मान्यता मिलती है। फिलहाल 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 में बनी थी, 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। इसके आधार पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और इन्हें ही पंचायती राज का शिल्पीकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? 39 का, अब यह स्वतंत्र आर्टिकल है, वहीं पर समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात यहीं पर की गई है अनुच्छेद 39 का में। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया है? आपको पता है हमारे संविधान में एक आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था जिसका नाम है आर्टिकल 43 खा। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में जोड़ा गया और इसी के तहत सहकारी समितियों का विकास करने के लिए भी, उनकी सहायता करने के लिए भी, उनको चलाने के लिए, उनका संचालन करने के लिए सरकार को निर्देश दिया गया था। तो इसका संबंध आर्टिकल 43 खा से है और इसे जोड़ा कब गया? आगे क्वेश्चन आएगा भी इसमें से लेकर। चलिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के निदेशक तत्व मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वचन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा फ्रेंड्स।
आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट या ये वाद निम्नलिखित में से किस केस में पहली बार आया था, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया, अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 2007 के मामले में, 2007 के मामले में यह व्यवस्था किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के निदेशक तत्व मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वचन के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, इंटरप्रिटेशन का। चलिए, मूल अधिकार तथा निदेशक तत्वों के मध्य सबसे प्रमुख अंतर क्या है? एक अंतर बताना हो तो क्या बताएंगे? पहला अंतर कि जो मूल अधिकार है यह प्रवर्तनी है, मतलब इनफोर्सिएबल है, लेकिन निदेशक तत्व प्रवर्तनी नहीं है, यानी कि यह इनफोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मूल अधिकारों को न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, लेकिन निदेशक तत्व को सरकार की इच्छा पे छोड़ दिया गया है, इसे न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह सबसे बड़ा अंतर है निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में। क्लियर? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत एक निदेशक तत्व है? जो निदेशक तत्व का सबसे अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, आर्टिकल 50, नॉट 51, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 में इस बात को कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किया जाएगा। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति है। क्लियर? कार्यपालिका न्यायपालिका, यहां विधायिका शब्द नहीं है, यहां पर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात की गई है। सेपरेशन बिटवीन द कार्यपालिका एंड न्यायपालिका है, यहां पर आपका लेजिस्लेचर नहीं है। किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अब यह आ गया अनुच्छेद 51 की बात कर रहा है, ये अनुच्छेद 51 की बात कर रहा है। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग को संविधान में जोड़ा गया था? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से 31 ग को स्थापित किया गया। और 31 ग में क्या लिख दिया गया था? इसमें लिख दिया गया था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पर हमारे निदेशक तत्व के आर्टिकल 39 के बी और सी आर्टिकल को वरीयता प्रदान किया जाएगा। मतलब यदि आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी को प्राप्त करने के लिए सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन करती होगी, तो उस कानून को इस आधार पर शून्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा कि वह मूल अधिकारों से असंगत है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या निकला? इसका कॉन्सेप्ट यह निकला कि आर्टिकल 14 पर, आर्टिकल 19 पर, आर्टिकल 31 पर निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान की जा रही है। यह व्यवस्था कब किया गया? क्या ऐसी व्यवस्था मूल संविधान में थी? नहीं। इस व्यवस्था को तब किया गया जब 25वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से आर्टिकल 31 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31 ग वहां पर से लिखा गया था। बात एकदम साफ। चलिए, बाकी पूरा विस्तार हमने क्लास यूट्यूब में पढ़ाया है आपको। मूल अधिकारों पर निदेशक तत्वों की वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान, मूल अधिकारों पर निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? मूल अधिकारों पर निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान आर्टिकल 31 ग के तहत दिया गया, जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकार आर्टिकल 14, 19 पर श्रेष्ठता प्रदान की गई है? जो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 39 बी, जिसमें कहा गया है क्या? देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 39 सी, जिसमें कहा गया है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। और इन्हीं दोनों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कानून बनाती है तो उसे आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसलिए यह राइट आंसर 39 बी और सी होगा। किस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन, सामंजस्य निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच आधारभूत ढांचा है? यह मिनर्वा मिल्स केस 1980 में यह व्यवस्था की गई। मिनर्वा मिल्स
केस 1980 में यह व्यवस्था की गई। और वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अगर मूल कर्तव्यों की कुल संख्या की बात किया जाए वर्तमान में, तब तो आपकी 11 हो जाएगी, लेकिन मूल संविधान पूछा जाए तब 10 रहेगा, क्योंकि मूल संविधान में 10 था, बाद में एक संशोधन किया गया था, आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002, और इस संशोधन के माध्यम से इसे 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना, प्रत्येक अभिभावक को यह दायित्व दिया गया है कि उनको उचित व्यवस्था प्राप्त करे, उचित माहौल दे। यहां तक एकदम क्लियर? निदेशक तत्व समाप्त हो गया, मौलिक कर्तव्य में एंट्री कर गए। अब क्या निदेशक तत्वों में मैंने जितने क्वेश्चन करा दिए, जितना तेज मैंने रिवीजन करा दिया, क्या अब तक 20 साल के एग्जामिनेशन में इससे बाहर का कोई क्वेश्चन बना है? या निदेशक तत्वों में बनेगा इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही सारे प्रश्न रहेंगे? भले ही उसका कथन कारण बड़ा होगा, लेकिन यही आधार होगा निदेशक तत्व में प्रश्न के फुटक होने का। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने पढ़ा है निदेशक तत्व को तो मजा आ गया होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब आपका एकदम रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो वही आपका 51 का के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित व्यवस्था कराना प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी दी गई है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारे मूल संविधान में तो था नहीं, आपको पता ही है, ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर लाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर लाया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे? इन्हीं की सिफारिश पर पूरा का पूरा, इन्हीं की अध्यक्षता में पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इनकी सिफारिश में इसको लाया गया था। और किस देश से प्रेरित हुए थे हम लोग? रूस, सोवियत संघ से इसे लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे? देखिए दो बातें आ जाती हैं। हमारे आर्टिकल 48 का में भी सरकार को इस बात का निर्देश दिया गया जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी पर्यावरण की चीजें हैं, जितने भी वन्य जीव, जल, झील, नदियां हैं, उनका संरक्षण का काम करे। यह बात डीपीएसपी में सरकार को निर्देश दिया गया था। लेकिन यहां क्या पूछा गया? शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यहां कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। प्रत्येक नागरिक की बात आ गई तो यह फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51 का में रखा गया है। इसलिए इसका आंसर 51 का होगा, न कि 48 का। जब सरकार को निर्देश देने की बात किया जाए पर्यावरण के संरक्षण के लिए तब आंसर लगाइएगा 48 का। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बताया जाए, उसका कर्तव्य बताया जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए पर्यावरण के संरक्षण की, तब आंसर फंडामेंटल ड्यूटी लगाइएगा, 51 का लगाइएगा, भाग 4 का लगाइएगा। क्लियर? किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह, मैंने पहले ही बता दिया, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था को करने के लिए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? इन्होंने तो फिलहाल 8 ही मूल कर्तव्य की बात की थी, लेकिन बाद में आपके 10 जोड़े गए थे। इन्होंने 8 की बात की थी, लेकिन बाद में आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वॉइस एकदम क्लियर है फ्रेंड्स? कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में आप लोगों को? चलिए फिलहाल आप आंसर जब पूछा जाए कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की, तो आप आंसर 8 नहीं देंगे, ये तो मैं इसे डिबेट की बात बता रहा हूं। लेकिन इसका आंसर आप एग्जैक्ट रूप में 10 ही बताइएगा कि 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो वास्तविकता है। उसके बाद में एक और जोड़ के 11 हो गया था। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को दिया गया? क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, एक नया भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उस भाग का नाम है 4 का, और 4 का भाग के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य हमें सौंपे गए। लेकिन आगे चलकर
86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ के इसे 11 कर दिया गया। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य का संकल्प दिया गया है? मूल उद्देशिका में, मूल उद्देशिका का मतलब हुआ कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारत को कैसा राज्य कहा गया था, यह क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। कैसी प्रकृति थी? तो पहली, जब इसके मूल संविधान की बात किया जाए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया था। लेकिन जब बाद में एक संशोधन हुआ, कौन, यहां भी वही 42वां संविधान संशोधन, तब इसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया और फिर वर्तमान की प्रस्तावना क्या हो गई? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्योंकि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसके मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में, यानी कि अब प्रस्तावना में एंट्री करके मौलिक कर्तव्य समाप्त। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? उद्देशिका में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किस वाद में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? तो आपके दो वाद बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। एक तो आता है बेरूबारी केस 1960, बेरूबारी केस 1960, और दूसरा है आपका केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस 1973। तो बेरूबारी केस 1960 में, बेरूबारी केस 1960 के अंतर्गत इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। कहा गया था प्रियम्बल इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो वी कैन नॉट अमेंड इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, अतः हम इसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन नहीं कर सकते। ये केस, किस केस में ये फैसला न्यायपालिका का आया था? बेरूबारी केस 1960 में आया था। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायपालिका ने अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो वी कैन अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। हम अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत इसमें संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। लेकिन संशोधन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न होने पाए। ये दोनों का केस मैंने एक ही जगह डिस्कस कर दिया। फिलहाल इसका आंसर बेरूबारी केस 1960 होगा। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी जो कहा जाता है वह प्रस्तावना या उद्देशिका को ही कहा जाता है। प्रस्तावना सॉरी, या इसी को आमुख कहते हैं, या इसी को प्रियम्बल कहा जाता है, या इसी को उद्देशिका भी आप कहते हैं। प्रस्तावना को कहा ही जाता है कि प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्यों को, हमारे संविधान के आदर्शों को, हमारे संविधान की शक्ति के स्रोत को, हमारे संविधान के लागू होने की तिथि को, और हमारे संविधान में संविधान सभा के सदस्यों को जानने की कुंजी का कार्य करती है हमारी प्रस्तावना। इसलिए संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाएगा? प्रस्तावना को। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? यह मामला है केशवानंद भारती केस 1973 में। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। क्या? प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया?
तो संशोधन का प्रावधान मतलब करने का मतलब यह हुआ कि केशवानंद भारती वाला केस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में संशोधन की बात कही गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसको वर्तमान की बात किया जाए तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च सत्ता जो है वह किसी व्यक्ति के पास नहीं है, वह किसी पद के पास भी नहीं है। अगर सर्वोच्च सत्ता की बात किया जाएगा, क्योंकि यह हमारा वंशानुगत देश नहीं है, यह गणतंत्रात्मक देश है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि सर्वोच्च शक्ति की बात किसमें की गई, सर्वोच्च सत्ता, तो हम भारत के लोग से होती है। क्या? हम भारत के लोग से होती है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में है। किसमें है? जनता में है। क्योंकि हमारे प्रस्तावना की शुरुआत ही किससे होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सर्वोच्च शक्ति जनता में नहीं थे, न कि किसी एक व्यक्ति के पास, न ही किसी एक पद के पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए, आंतरिक का मतलब हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, बाह्य का मतलब हुआ किसके साथ हमें युद्ध करना है, किसके साथ हमें शांति स्थापित करनी है, किसके साथ हमें समझौता करना है, ये बाह्य फैसले हुए। ऐसा कोई भी देश जो अपने बाह्य और आंतरिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं होता है, ऐसे किसी भी देश को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन कंट्री होगा। मतलब किसी के अधीन नहीं होगा, सारे निर्णय लेने के लिए अपने आप में स्वतंत्र होगा, तो ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाएगा। क्लियर? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि भारत देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या? भारत देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब सभी धर्मों के लोग यहां पर एक साथ रहेंगे। भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत सरकार न तो किसी राज्य का सहयोग करेगी और न ही किसी राज्य का विरोध करेगी, बल्कि वह धर्म के मामले में तटस्थ होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहां की गई है? तो प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य और आदर्श की अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य बताए गए हैं, जो इसके आइडियलिज्म है, जो इसके आदर्श हैं, इसको आगे चल करके कहां बताया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में इसकी बात की गई है। क्या? इस मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों में आगे चल करके इसकी व्याख्या की गई है। क्योंकि प्रस्तावना में जो पांच प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो आगे चलकर आर्टिकल 19 में बहुत विस्तार से बताया गया है। प्रस्तावना में जो तीन प्रकार की न्याय बताई गई है, आगे चलकर अनुच्छेद 38 में इसकी विस्तार के साथ व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। ये किस वाद का मामला है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में। किसमें? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में यह व्यवस्था की गई। और विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? अगर ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि विश्व का प्रथम
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह कथन है सुभाष कश्यप साहब का। किसका? सुभाष कश्यप साहब का ही कथन है। सुभाष कश्यप साहब का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। किसी भी राज्य में आपको पता है जनसंख्या होनी चाहिए, उसका अपना भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और वहां पर संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार कंपोनेंट होते हैं किसी भी स्टेट को बनने के लिए, राज्य बनने के लिए। लेकिन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की अगर बात किया जाए तो आपकी संप्रभुता होगी, यानी कि सोवरेनिटी, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से केवल एक बार आपका क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। और भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का मतलब हुआ कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, वह वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा, इसलिए गणतंत्र कहा गया। गणतंत्र का एक मतलब और है, ऐसा देश जहां के सभी नागरिकों को सभी पद उनकी योग्यता के अनुसार खुले होते हैं, कोई भी विशेष पद किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं किया जाता, ऐसे देश को भी गणतंत्र या रिपब्लिक कहा जाता है। लेकिन एक मुख्य पॉइंट जो इसका है कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो, मतलब कि राजा का बेटा राजा ना हो, बल्कि निर्वाचन के द्वारा प्रत्येक वर्ष के बाद वहां पर चुनाव हो, उसके बाद उसका निर्णय किया जाए, तो ऐसे राज्य को गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? ध्यान रखिएगा, भारत की जनता के द्वारा। और भारत की जनता का मतलब यहां होगा संविधान सभा। क्या? संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन से न्याय सुनिश्चित करती है? यह 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इन तीनों न्याय को हमने कहां से लिया है? रूस की क्रांति से लिया है। कहां से लिया है? हमने रूस की क्रांति से लिया है। कि ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है और यही आगे चल करके मूल अधिकार में विस्तार में बताया गया। तो ये आगे चलकर निदेशक तत्वों में बताया गया। एकता और अखंडता को विस्तार में मौलिक कर्तव्य में बताया गया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना में दिए गए जो तत्व हैं, आगे चलकर इसका विस्तार से वर्णन कहाँ किया गया है? क्रमशः मूल अधिकार, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। इसके संबंध में कुछ 4-5 कथन आप याद कर लीजिए। कथन का मतलब यह याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संविधान की जन्म कुंडली कहा। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे संविधान की आत्मा कहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। और ये प्रस्तावना किसका परिणाम है? उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जे.एल. नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। तो महज 45 से 50 मिनट की क्लास में मैंने पूरा निदेशक तत्व, पूरा मौलिक कर्तव्य, पूरा प्रस्तावना आपको कंप्लीट कर दिया।
कल मैंने 2 क्लास में आपको पूरा का पूरा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर दिया था। अब आपको अगली क्लास में जो 1 घंटे की क्लास होगी उसमें मैं संविधान की विशेषताएं, राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता और संविधान सभा का गठन, ये चारों टॉपिक में एक साथ कवर कर दूंगा, जो अगला 1 घंटे का क्लास आपका होगा, मतलब 45 से 50 मिनट का। ठीक है, और पहले मैंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका करा दिया है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरे पॉलिटी का रिवीजन भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।